दोस्तों अगर आपने आज से 6-7 साल पहले इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया होता लार्ज कैप कंपनीज में तो आपने एसबीआई ब्लू चिप, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड जैसे फंड्स का नाम सुना होता। और उस टाइम पे जिसने भी इन्वेस्टमेंट शुरू की थी उसने मेजरली इन्हीं फंड से अपनी शुरुआत की थी, क्योंकि उस टाइम पे ये फंड्स बहुत अच्छी रिटर्न्स अपनी जनरेट कर रहे थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे इन फंड्स का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट था वो बढ़ता गया, इन फंड्स की जो परफॉर्मेंस थी वो घटती चली गई। ऐसा ही कुछ अब हम एक्सिस ब्लू चिप फंड में भी देखने को मिल रहा है। कुछ टाइम पहले तक ये फंड सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाला फंड हुआ करता था। एक साल में आप देखते 2, 3, 5 किसी भी टाइम फ्रेम में आप खोल के देखते तो ये फंड सबसे अच्छी रिटर्न्स उस वक्त दे रहा था। लेकिन अगर आप आज बात करेंगे, अगर आप पिछले साल की और इस साल की बात करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि ये फंड सबसे खराब फंड रिटर्न देने वाला फंड इस वक्त चल रहा है अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी में बात करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब किसी फंड को जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है तो किसी फंड को समझ नहीं आता कि वो अपने इस पैसे को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कैसे करे। तो आज दोस्तों हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं एक बार फिर से एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में कि ये फंड अपने पैसे कहां पे लगा रहा है, क्या इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है और इसने अभी रिटर्न्स कैसे दिए है। और एंड में मैं दोस्तों बात करने वाला हूं कि क्या ये वक्त आ गया है आप लोगों के लिए कि आप इस फंड से निकल जाएं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर खुलवा सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम एक्सिस ब्लू चिप फंड की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एक लार्ज कैप फंड है, यानी कि ये जो अपना मेजर पैसा है वो टॉप 100 कंपनीज में लगाकर चलता है। बेंचमार्क इंडेक्स की बात की जाए जो BSE 100 का TRI इसका बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है। वहीं अगर दोस्तों हम बात करते हैं इसमें टोटल कंपनीज की तो लगभग अभी आप अगर देखेंगे इसमें 40 कंपनीज के आसपास मौजूद हैं, यानी कि ये फंड जो है ये कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में कंपनीज को ऐड यहाँ पर कर रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसकी लॉन्च डेट की तो जनवरी 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। उसी तरह से दोस्तों अगर हम इसके फंड मैनेजर की बात करते हैं तो काफी लंबे टाइम से मिस्टर श्रेयस दिवलकर जी इस फंड को नवंबर 2016 से यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव बात होती है किसी भी फंड के लिए अगर सेम फंड मैनेजर उस फंड को लंबे टाइम से मैनेज कर रहे होते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम इसके दूसरे फंड मैनेजर की बात करें तो मिस्टर हितेश दास जी ने भी इस फंड को नवंबर 2020 से यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके फंड साइज की तो इसका जो फंड साइज है वो बहुत ज्यादा कंसर्न अब इन्वेस्टर्स के लिए होने लगा है। इसका जो फंड साइज है वो लगभग 35,000 करोड़ के आसपास का हो चुका है। तो अब दिक्कत क्या होती है जब इतना ज्यादा फंड साइज हो जाता है तो कंपनीज को, म्यूचुअल फंड्स को ये नहीं समझ आता कि वो पैसा कहां पर लगाएं जिससे वो एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट कर पाए, और इस वजह से कई बार जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो अंडर परफॉर्म करने लगते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे तो आप देखेंगे लार्ज कैप कंपनीज में मेजरली अपना पैसा लगाकर चलता है। 90.4% पैसा इसने लार्ज कैप कंपनीज में लगाया है, मिड कैप कंपनीज में 0.39% ही पैसा लगाया है और स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा ये नहीं लगाता है। और लगभग 9% के आसपास जो पैसा है वो अभी इसके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में रखा हुआ है। तो कैश में काफी ज्यादा पैसा रखा हुआ है इसने 9% के आसपास। मैंने लगभग 1-2 महीने पहले भी आपको बताया था कि कैसे एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के लगभग सभी म्यूचुअल फंड्स के पास काफी ज्यादा अभी कैश में पैसा रखा हुआ है। तो यहाँ पर अब ऐसा लगता है कि जैसे म्यूचुअल फंड को अभी समझ नहीं आ रहा है कि वो कहां पर उस पैसे को लगाए, यानी कि एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के पास जो एसेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ पर आ गया है उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कहां पर उनको इसको डिप्लॉय करना चाहिए, जो कि एक इन्वेस्टर के लिए बहुत यहां पर नेगेटिव बात होती है कि आपका लगा दिया हुआ पैसे में से 10% पैसा आइडल रखा हुआ है, उस पर रिटर्न्स आपको नहीं मिल रही है, लेकिन उस पर आपको एक्सपेंस रेशो अभी भी देनी पड़ रही है। और दोस्तों ये फंड जो है ये सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में ही पैसा लगाकर चलता है, बिल्कुल कोई भी पैसा ये मिड कैप और स्मॉल कैप में नहीं लगाकर चल रहा। तो यहां पर एक लिमिटेशन और भी इस फंड में आ जाती है कि यहां पर आपको एक्स्ट्रा अल्फा रिटर्न्स जनरेट करने का मौका नहीं मिल रहा है। वहीं दोस्तों बात की जाए इसकी यहाँ पर एक्सपेंस रेशो पे तो एक्सपेंस रेशो इसकी काफी कम है, सिर्फ 0.47% की एक्सपेंस रेशो ये फंड अभी चार्ज कर रहा है। और ये चीज हमेशा से मैंने देखी है
एटलीस्ट जो एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के जितने भी फंड्स हैं वहां पर बहुत ही लिमिटेड एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज कर रहा है। कैटेगरी एवरेज से भी इसको कंपेयर करते हैं तो कैटेगरी एवरेज से लगभग आधी अभी इसकी जो एक्सपेंस रेशियो है वो यहाँ पर दिखती है। तो काफी रीजनेबल यहाँ पर ये अभी एक्सपेंस रेशियो अपने इन्वेस्टर से यहाँ पर चार्ज करता हुआ दिख रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें एग्जिट लोड की, तो अगर आपने अपना लगाया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकाल लिया तो 10% तक पैसे पे आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा, और अगर आप 10% से ज्यादा पैसा 1 साल के अंदर निकाल लेते हैं तो उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पर देना होगा। अब दोस्तों अगर हम इसकी रिस्क रेशियोज पे यहाँ पर बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी 19.28 के आसपास चल रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा यहाँ पर वॉलेटाइल है, तो ये वॉलेटिलिटी के मामले में कैटेगरी एवरेज से अच्छा दिखता है, यानी कि जो इसकी रिटर्न्स है वो कंपैरेटिवली काफी स्टेबल रिटर्न्स दिखती है। शार्प रेशो की बात करें तो शार्प रेशो किसी भी फंड का दोस्तों ये बताते हैं कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है, उसमें भी ये काफी अच्छा यहाँ पर दिखता है। शार्प रेशो भी इसकी अच्छी दिखती है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसकी दिखती है अच्छी। उसके अलावा टर्नओवर रेशो पर बात करें तो टर्नओवर रेशो इसकी 53% के आसपास की है, और इसकी जो कैटेगरी एवरेज की टर्नओवर रेशो है वो 152% की है। टर्नओवर रेशो दोस्तों किसी भी फंड की ये बताती है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज को बाय और सेल कर रहा है, और जितनी कम टर्नओवर रेशो होती है उतनी एक ज्यादा एक फंड की ये दिखाती है कि एक फंड किसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके कितने लॉन्ग टर्म के लिए उसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दे रहा है, कितना कम चेंजेस एक फंड अपने पोर्टफोलियो में करता है। तो टर्नओवर रेशो के मामले में भी काफी स्टेबल ये फंड यहां पर नजर आता है। सेक्टर वाइज एलोकेशन पे दोस्तों इसकी बात करें तो सिंस ये फंड मेजरली लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं तो निफ्टी 50 में भी आपने यही देखा है कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर में मेजर पैसा है, तो यहां पर भी वही आपको देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ज्यादा पैसा ये लगाकर चल रहा है, 37% पैसा ये फाइनेंशियल सेक्टर में लगाकर चल रहा है, टेक्नोलॉजी में 15%, तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ये यहाँ पर टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सेक्टर पे हो जाता है। और अगर फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर दोनों ही परफॉर्म नहीं करते हैं तो इस फंड की जो परफॉर्मेंस है उस पर बहुत ज्यादा असर आ चुका है। और अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल में टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल दोनों ही सेक्टर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। कंपनीज की दोस्तों यहां पर बात कर ले तो सबसे ज्यादा पैसा इसने आईसीआईसी बैंक में लगाया हुआ है 9% के आसपास, उसके अलावा बजाज फाइनेंस में 9% के आसपास, इन्फोसिस, एवेन्यू सुपरमार्ट, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस जैसी कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक महिंद्रा बैंक, डिविज लैब और भारतीय एयरटेल जैसी कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिलती है। अब दोस्तों अगर हम इस फंड की ये कंपनीज पे बात करेंगे तो यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि मेजरली यहां पर भी बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर में 4 कंपनीज देखने को मिलती है, और टॉप 2 में ये आईसीआईसी बैंक और बजाज फाइनेंस आ जाता है। तो ये जिन भी कंपनीज में अभी पैसा लगा रहे हैं पिछले 1 साल में ये कंपनीज बहुत अच्छी रिटर्न्स नहीं दे पा रही है, और इनमें से कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है जो बहुत अच्छी रिटर्न्स दी हो 1 साल में। आईसीआईसी बैंक को छोड़ दें तो उसके अलावा आप देखेंगे डिविज लैब का भी बुरा हाल है, बहुत ज्यादा ये फंड कंपनी गिर रही है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स का अगर आप देखेंगे कि एक प्राइस रेंज में स्टक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सभी स्टॉक्स का यही हाल यहां पर दिखता है कि पिछले 1-1.5 साल में लगभग इनकी जो रिटर्न्स है वो ना के बराबर आई है। तो उसका असर अब जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है उसके पोर्टफोलियो में आने को दिखता है, क्योंकि ये वैसा फंड है जो कंपनीज को ऐड करके लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अपनी पोर्टफोलियो में जगह देता है। बहुत ज्यादा चेंजेस यहां पर ये फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं करता है, और अगर ये कंपनीज परफॉर्म नहीं करेगी किसी 1-2 साल के पीरियड में तो इस फंड के पोर्टफोलियो पे बहुत ज्यादा असर अभी यहां पर आता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये हमेशा से एक ग्रोथ ओरिएंटेड फंड रहा है, ग्रोथ कंपनीज में पैसा लगा रहा है, लेकिन ये सारी ही कंपनीज पिछले 1-1.5 साल में परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। रिटर्न्स पे दोस्तों अगर इसकी बात करें तो अगर आपने 10,000 रुपए इस फंड में यहां पर 1 साल पहले लगाकर छोड़ दिए होते तो उस रुपए पे आपको 2% के आसपास की रिटर्न मिली है, यानी कि 1 साल में कुछ खास रिटर्न ये फंड जनरेट नहीं कर पाया है। 2 साल में 25% की रिटर्न, 3 साल में 13% की रिटर्न और 5 सालों में 15% के आसपास की रिटर्न। और अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में यानी कि जनवरी 2013 में ही 10,000 रुपए लगाकर छोड़ दिए होते तो वो पैसा इसने आपका 37,000 के आसपास बना दिया है। तो सिंस इंसेप्शन भी इसने आपको 15% के आसपास की रिटर्न दी है। तो ओवरऑल अगर दोस्तों आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, 5-7 साल में देखेंगे तो 15% की रिटर्न अगर कोई लार्ज कैप फंड आपको जनरेट करके दे रहा है तो आप अच्छी रिटर्न्स यहां पर मान सकते हैं।
SIP इन्वेस्टमेंट पे दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो अगर आपने 1,000 रुपए पर मंथ से इस फंड में SIP शुरू कराई होती, एक साल में 12,000 की लागत पे आपको 11,200 रुपीज के आसपास मिले हैं और नेगेटिव 12% की रिटर्न आपको एक साल में SIP में देखने को मिली है। 5 सालों में दोस्तों अगर आप देखते हैं तो 60,000 की लागत इस फंड ने आपकी 83,000 के आसपास बना दी है। 13% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको 5 सालों में बना कर दी है। 3 सालों में देखेंगे 12% की रिटर्न है, 2 साल में 9% की रिटर्न है। तो यहां पर भी दोस्तों वही देखने को मिलता है कि पिछले 2-3 सालों में बहुत अच्छी रिटर्न्स नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में 5 सालों में एक अच्छी रिटर्न ये फंड जनरेट कर पा रहा है। वहीं दोस्तों जैसे कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि अगर आपको किसी भी फंड को सही मायने में जज करना है कि क्या वो फंड अच्छी रिटर्न्स दे पा रहा है या नहीं, तो आपको ये देखना जरूरी है कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं। तो यहां पर दोस्तों अगर आप इसके बेंचमार्क इंडेक्स की रिटर्न्स को देखेंगे तो यहां पर अगर आप इसके इन्वेस्टर हैं तो आपको देखकर बहुत यहां पर दुख होगा कि आप देखेंगे 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इन पीरियड में ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया। आप देखिए एक साल में इस फंड ने सिर्फ 2% के आसपास की रिटर्न दी है, इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 8% की। 2 सालों में इस फंड ने 25% की रिटर्न दी है, इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 34% की। 3 सालों में 14% की रिटर्न बेंचमार्क इंडेक्स ने दी और इस फंड ने 13% की। हालांकि अगर अभी भी आप 5 सालों में देखते हैं तो ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आराम से बीट कर पा रहे हैं। 15% की रिटर्न इसने दी है 5 सालों में और इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 3% की रिटर्न दी है। अब दोस्तों यहां पर दिक्कत वाली बात क्या लगती है कि इसने जो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है, तो वहां पर अगर आप देखेंगे 1 साल और 2 साल में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। 1 साल में 6% का डिफरेंस है, 8% और 2% में। 2 साल में अगर आप देखेंगे 9% का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस जो है, जो अचानक से ये फंड इतना ज्यादा खराब परफॉर्म करने लगा है, वो एक मैटर ऑफ कंसर्न यहां पर आता है। अगर आप इस फंड की बात करते हैं, अगर कोई फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं भी कर पाता है और वो 1-आधा%, 2-4% से बीट नहीं कर पाता है, तो भी एक चीज हमें समझ आती है कि एक शॉर्ट टर्म खराब परफॉर्मेंस का पीरियड चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक फंड इतना ज्यादा गैप से अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाता है तो एक थोड़ा मैटर ऑफ कंसर्न इन्वेस्टर्स के लिए होने लगा है। और सिंस ये फंड बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेता है तो आप ऐसे फंड से उम्मीद करते हैं कि गिरती मार्केट में ये फंड आपको एक डाउनसाइड प्रोटेक्शन देगा। अब यहां पर डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी देखने को नहीं मिल रही है। 6 महीने में इसने -8% की रिटर्न दी है और इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने -4% की। तो गिरती मार्केट में ये फंड बेंचमार्क इंडेक्स से भी ज्यादा गिर रहा है, तो वो भी एक दिक्कत यहां पर देखने को मिलती है। तो ये चीजों का दोस्तों आप ख्याल रखिए। और मैं जैसे कि आपको पहले भी बोलता हुआ आ रहा हूं कि इस फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। और दूसरी दिक्कत इस फंड के साथ क्या है कि एक्स्ट्रा रिस्क भी नहीं लेता है। तो अगर आपको कम रिस्क लेने वाले फंड में इन्वेस्ट करना है तो मुझे लगता है आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आपको रिस्क लेने वाले फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप कैनरा रोबेको जैसे फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, जो 10-12% पैसा मिड कैप में भी इन्वेस्ट करता है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि अभी आप इस फंड के साथ बने रहिए। और अगर आप नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको अभी यहां पर अवॉइड करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। बाकी दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि मेरी कोई भी वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है। आप किसी भी कंपनी में, किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके अपने रिस्क के हिसाब से ही इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।